हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आ जाओ, करते हैं अपनी क्लास शुरू। सबसे पहले प्रमोशन। जैसा कि आप जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे जस्ट पहले एक स्टेप आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। ये कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे। ध्यान रखना, अन अकेडमी पे ना ऐसा नहीं है कि आपने जिस टीचर का डिस्काउंट कोड लगाया आप केवल उसी के बैचेस देख पाओगे, या मतलब कोई एक पर्टिकुलर बैच देख पाते हो। अन अकेडमी में किसी एक बैच की, किसी एक टीचर की फीस नहीं होती। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है, मतलब अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो अन अकेडमी पर जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं वो सब के सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। फिर चाहे आप मैथ, जैसे मान लो आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया, अब मैथ्स आप किसी टीचर से पढ़ो, अभिनय सर से पढ़ो, पवन राव से पढ़ो, रैमो सर से पढ़ो, अवधेश दीक्षित सर से पढ़ लो, किसी भी टीचर से अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसके लिए कोई अलग से फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। मान लो आपने एक से पढ़ना शुरू किया, आपको अरिथमेटिक अच्छा लगा, एडवांस नहीं अच्छा लगा, एडवांस आप दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो अगर किसी और ऐप पे अगर आपने कोर्स ले रखा होता तो फिर वो तो फीस आपको लगता है खराब होगी, फिर अब दूसरे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जितने मर्जी टीचर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उनमें से ऐसा नहीं कि सबसे ही मैथ पढ़ना है। अगर सबकी कोई फीस नहीं लग रही तो आप सिलेक्ट कर लो एक दो जो आपको पसंद आए, उनसे आपने मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन छांट सकते हो, इंग्लिश जितने मर्जी से पढ़ सकते हो। अब उनके जितने बैचेस आएंगे सबके सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, बात खत्म। कहानी आ रही है समझ में? अब ये ऑफर भी चल रहा है, एक साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने फ्री मिल रहे हैं और 2 साल वाले पे भी 4 महीने एडिशनल फ्री मिल रहे हैं। अगर कोई फ्री की चीज अनलॉक करने के लिए, जैसे अभी हर संडे टेस्ट होता है, विनर्स को फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, इसको अनलॉक करने के लिए भी कोई कोड मांगे तो AVS10 कोड का यूज कर लिया करो। मेरे बैचेस का बता देता हूं। मेरा जी एक अभी वोकैब का बैच चल रहा है जो 19 मई को शुरू हुआ था। ये बैच आपको क्यों बता रहा हूं, भी बताता हूं। देखो, 19 मई से 19 जून तक तो ये बैच चलेगा, और बच्चों का जैसे रिस्पांस आया वोकैब बैच को लेकर, जिसमें पिक्चर्स के थ्रू वोकैब पढ़ा रहा हूं, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब पढ़ा रहा हूं, फोटोज वगैरह रिलेट करके, स्टोरीज वगैरह से वोकैब याद करा रहा हूं, तो काफी पसंद आया। तो फिर बच्चे कह रहे हैं कि इसको और कंटिन्यू कर लो, तो इसको मैं आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं। ये 19 मई से 19 जून तक तो ये वाला बैच चल गया। उसके बाद ये वाला बैच चलेगा 23 जून से, आगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा ये 2 महीने के लिए। तो ये जो वोकैब वाला बैच है, आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो जो पिछला अभी जो चल रहा था 19 मई वाला, जो 19 मई से जितनी अभी तक क्लासेस हुई हैं, वो सबकी सब भी आप देख पाओगे, वो सबकी सब भी आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। तो AVS10 कोड का यूज करके आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बैच का नहीं, मतलब अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस बैच के लिए। ठीक है जी। इस बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। अगर आप मुझसे प्रैक्टिस बैच करना चाह रहे हैं तो वो जी 21 तारीख से शुरू हो रहा है, ये हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगा और 3 दिन वोकैब हुआ करेगा। अगर आप थ्योरी वाला बैच पढ़ना चाहते हैं कि जिसमें सारे चैप्टर कराए जाएं, तो वो बच्चे अभी कोई बैच नहीं है, वो आएगा 18 जुलाई को। ये पीछे वाला बैच था, अब इसमें मत करना आप, ठीक है? उसको रिकॉर्डेड देखोगे, वो मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगी, फिर कोई फायदा नहीं। अब आप करना 18 जुलाई को। तब तक अपना वोकैब वगैरह पढ़ लो। जिसको ऐसा लगता है इसमें तो सर अभी 1 महीने से ऊपर पढ़ा, तब तक क्या करूं, तो तब तक अपना वोकैब वगैरह पढ़ लो भाई, ये कर सकते हो। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। अब अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। इस बैच का, वोकैब वाले बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, और अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो पिछली क्लास में मैंने इसका डेमो भी दिखाया था कि कैसे याद करा रहा हूं वोकैब। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप AVS10 यूज करके, AVS10 डिस्काउंट कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलो जी, आज अपना चैप्टर था जी टेंस। करो आप जरा इसके एरर शुरू। SSC जी कह रहे हैं 5 मिनट प्रमोशन करना पड़ता है, बच्चे क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी है ना, घर बार है, भूख भी लगती है, क्या करें, कपड़े पहनने पड़ते हैं, बाहर जाते हैं ना तो कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए क्या करें, करना पड़ता है प्रमोशन। ऊपर से अब शादी भी हो गई, समझ रहे हो, अकेला लौंडा लफांडा भी नहीं, भी लंगोट पहन के हिमालय पे चला जाऊं, नहीं समझे, इसलिए करना पड़ता है मालिक, मजबूरी है।
हाँ जी, आ जाओ जरा। न्यूज़पेपर हमें बताता है उन सब इवेंट्स के बारे में जो वर्ल्ड में होती है। अब आपको पता है ये कोई ऐसा एक्शन तो है नहीं जो पास्ट में एक बार हुआ और खत्म हो गया, ये तो एक फैक्ट है कि न्यूज़पेपर्स हमें बताते हैं उन सब इवेंट्स के बारे में जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर ये फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है तो भैया यहाँ पे टोल्ड नहीं, यहाँ पे टेल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट है तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। यूनिवर्सल फैक्ट, ट्रूथ, है ना, हैबिचुअल एक्शन, ये सब किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे टेल लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। शिवम तिवारी, बच्चे पढ़ लो, प्रमोशन कहाँ करना और कहाँ नहीं करना वो मेरे ऊपर छोड़ लो, ठीक है। अगर प्रमोशन नहीं करूंगा तो कोर्स कैसे बिकेंगे, है ना, और कोर्स नहीं बिकेंगे तो अनअकैडमी वाले मेरे फूफा के लौंडे हैं, है ना, मेरे फूफा के लड़के की कंपनी है वो, तो कि वो मेरे को रखेंगे। तो फालतू दिमाग मत चलाया करो, पढ़ लिए करो। It is appearing to me that you are plotting against your friends and their parents. ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने दोस्तों और उनके पेरेंट्स के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हो, मतलब उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। अब आपने ये जो चैप्टर है, ये जो चीज है, ये आपने वर्ब चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्टेटिव वर्ब। टेंस में भी पढ़ाई जाती है, वर्ब में भी पढ़ाई जाती है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनमें क्या होता है, उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। कुछ ऐसी वर्ब है जिनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, यानी उनको स्टेटिव फॉर्म में नहीं लिखते, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब इसके अंदर कोई एक्शन कंटिन्यूटी में तो है नहीं, तो फिर भैया यहां पे लिखो इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा क्या आएगा, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। हाँ जी। द डायरेक्टर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट टेकन हिज परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा था कि मैंने उसकी परमिशन क्यों नहीं ली थी नई जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो कि मेन क्लोज पास्ट में, आपने एक 10 चैप्टर में रूल पढ़ा होगा या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय ये बात नोटिस करी होगी कि अगर मेन क्लोज पास्ट में होता तो सब क्लोज भी आप पास्ट में लिखते हो, हाँ कि ना। और वैसे भी आप ये सोचने की कोशिश करो कि डायरेक्टर ने मुझसे बात पूछी थी, अच्छा, और मैंने ये क्या कह रहा है कि तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली जॉब अप्लाई करने से पहले। तो जो परमिशन लेने वाला जो काम है, ये जो परमिशन लेने वाला जो काम है, ये पूछने से, डायरेक्टर के ऐसा पूछने से पहले या अप्लाई करने से भी पहले हो चुका, हाँ कि ना। यानी डायरेक्टर के तुमसे पूछने से पहले और तुमने जो जॉब अप्लाई किया उससे पहले परमिशन लेने की बात करा ना, ये कि तुमने उस काम को करने से पहले परमिशन क्यों नहीं ली थी, यानी इन दोनों एक्शन से पहले हो गया था। और पास्ट के एक्शंस में जब कंपैरिजन होता है, यहाँ पे बिफोर वर्ड लिखा हो जिससे पता चला कि तुलना करवानी है एक्शंस की। और पास्ट के एक्शंस में जब तुलना करानी होती है, जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, यहाँ पे हैड आएगा। आप इसको दो तरीके से समझ सकते थे, या तो ऐसे समझ लो मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज पास्ट में आएगा। अगर या तो ऐसे समझ लो कि मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो उसको पास्ट में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, या तो ऐसे समझ लो। या फिर ऐसे समझ लो कि वो ये कह रहा है कि तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली थी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले, यानी जॉब के लिए तुम अप्लाई कर चुके हो, उससे भी पहले की बातें करनी है, तो पास्ट के एक्शन से पहले की बातें करनी है, तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा।
बिफोर बच्चे वहां पे प्रीपोजिशन है। एक बच्चा कह रहा है कि बिफोर के बाद अप्लाइड क्यों नहीं आया। बच्चे बिफोर वहां कोई कंजंक्शन नहीं है, बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अगर ये कंजंक्शन होता बिफोर आई अप्लाइड फॉर द जॉब, अगर ऐसे लिखा होता तब आता वहां पे अप्लाइड। ये बिफोर यहाँ प्रीपोजिशन है और ये अप्लाइंग जेरंड है जो कि नाउन है, जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ कोई क्लॉज नहीं बन रहा, बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बच्चे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा बच्चे, फुल स्टॉप आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। एसएससी ज्ञान वाले कह रहे हैं कि इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। लो आज ही क्लियर कर देते हैं भैया। अगर मैं कहूं व्हाट वाज द प्राइस, व्हाट वाज द प्राइस, तो ये एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये एक सवाल है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल, कुछ भी लिखो, ऑफ दैट बाइसिकल ऐसे करके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में। अगर यहां पे मैं प्राइस के बाद वॉज लिखूं, व्हाट द प्राइस वॉज, तो ये कोई इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं। अब ध्यान से समझना, इस स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो, इस स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो और तुम मुझे बताओ क्या ये सवाल है कि किसी को कुछ बता रहे हो। क्या ये सवाल है कि किसी को कुछ बता रहे हो। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा यार वो कमलेश डीलर से क्या पूछ रहा था, यार वो कमलेश जो आया था वो डीलर से क्या पूछ रहा था। मैं कह रहा हूं कि भैया कमलेश डीलर से पूछ रहा था कि उस बाइसिकल का प्राइस क्या था और क्या वो सही में जर्मनी बनी थी, वो ऐसा पूछ रहा था। तो अब मैं ये किसी को बता रहा हूं, उससे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, उसको कुछ बता रहा हूं। तो भैया यहां पे ये कोई इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए यहां पे what was the price of that bicycle नहीं, what the price of that bicycle was, ये was की पोजीशन यहां पे आएगी, यहां पे। अब एरर कहां मार्क करोगे, बी पार्ट में एरर मार्क करोगे कि सी पार्ट में एरर मार्क करोगे। एरर मार्क करोगे बी पार्ट में। एरर मार्क वहां होता है जहां क्रिएट होता है। अब ऐसा मत सोचना कि वॉज उठ के सी पार्ट में जाना है तो सी पार्ट में एरर मार्क करोगे। what the price of that bicycle was, ये of that bicycle प्राइस के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो ये तो इसके साथ ही चिपका रहेगा। ऐसा मत लिख देना what the price was of that bicycle, ऐसा मत लिख देना what the price of that bicycle was, ऐसा लिखना। एरर मार्क करोगे बी पार्ट में। और अब भी अगर आपको इस फंडे में कंफ्यूजन रह गई है तो जहां पे मैंने नरेशन पढ़ा रखा है ना, आधी जनता को तो पता ही नहीं होता है क्योंकि तुम शेयर नहीं करते हो। अभी देखना नोटिफिकेशन, अगर मैं पूछूं नोटिफिकेशन आती है कि बच्चों के पास मेरे को बीच में बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कभी फ्री भी पढ़ा दिया करो यूट्यूब पे, कितने साल हो गए। मैं कह रहा हूं मैं पिछले 4 महीने से 3-3.5 महीने शायद टोटल पूरे हो गए होंगे अब तक। पिछले रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मुझे लगता है शायद जनवरी से शुरू किया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जनवरी में तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज डाली थी फ्रेजल वर्ब वगैरह की, मुझे लगता है रेगुलर लाइव आते हुए मुझे 3-3.5 महीने हो गए भैया। मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे अपने फोन में अलार्म लगा लो, लाइव आता हूं, ठीक है, और फ्री ही पढ़ाता हूं। ऐसे ही मंडे टू लगभग वेंसडे रात को 10 बजे अनअकैडमी पे फ्री पढ़ाता हूं, और दोनों के लिंक मेरे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करता हूं। टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। और अगर अब भी आज तक किसी ने नहीं पढ़ा तो पूरा वॉइस और पूरा नरेशन इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री पढ़ा रखा है, बिल्कुल प्री टू मेंस लेवल तक का पूरा देखना। और ऐसा वॉइस और नरेशन का कंटेंट अगर किसी के पेड कंटेंट में भी हो तो मुझे बता देना, मैं कल से पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। एक बार इस पे वॉइस और नरेशन तुम करके देखो, 2 वीडियो में तुम्हें कंटेंट का पता चल जाएगा। अगर किसी ने देखी हो तो कमेंट करके बताना कि कैसा कंटेंट है वॉइस और नरेशन का। उसके अंदर बच्चे वॉइस और नरेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि जो सब क्लॉज होता है, ये जो आगे सब क्लॉज होता है, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको जब आप लिखते हो तो कभी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं लिखते। वहां इसको 10-15 एग्जांपल लेके और पढ़ा रखा डिटेल में। इसमें बताओ जरा।
इसमें बताओ जरा। अब एक बच्चा इस सवाल के अंदर कह रहा है कि एंड और वेदर ये दोनों इकट्ठे कैसे आ गए, ये एंड और वेदर ये दोनों इकट्ठे कैसे आ गए। बच्चे एक चीज समझने की कोशिश करना, ये वेदर पहली बात तो एडवर्ब भी होती, ये वेदर पहली बात तो एडवर्ब भी होती। कमलेश आस्क्ड द डीलर, कमलेश आस्क्ड द डीलर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल। कमलेश ने डीलर से पूछा कि उस बाइसिकल का प्राइस क्या था और क्या वो बाइसिकल जर्मनी में बनी है। मैं आपको एक चीज यहां से क्लियर कर देता हूं, बहुत बार आप देखोगे कि एंड के जस्ट बाद सो लिखा होना, एंड के जस्ट बाद देन लिखा होना, एंड के जस्ट बाद वेदर लिखा होना, इनको आपको ये अलग अलग कंजंक्शन मत मारना। और इसलिए, और तब, और क्या, ये एक ही कंजंक्शन माने जाएंगे, ये दो अलग अलग नहीं कंजंक्शन माने जाएंगे। कहानी आ रही है समझ में? ऐसा आपको खूब लिखा हुआ दिखेगा। ये इसके टाइपिंग प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वॉज होगा, ये वॉज की पोजीशन ऑफ दैट के बाद आएगी, प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वॉज। इसको जब मैं वो अपलोड करूंगा ना, पीडीएफ अपलोड करूंगा तो उसमें करेक्शन कर दूंगा ये वाली। अब इसमें बताओ तुम क्या आएगा। सीजीएल बच्चे 2-3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है, अगर कोरोना केसेस ऐसे ही डिप होते रहे, थर्ड वेव ना आई या बहुत कम लेवल पे आई तो 2-3 महीने में हो जाएगा। अजय कुमार, because the teacher asked the question, sorry, before the teacher asked the question the student gave the correct answer। अब टीचर के सवाल पूछने का काम पास्ट का है और इससे पहले ही बच्चों ने आंसर दे दिया। हो सकता है वो टीचर हर क्लास के अंदर वही सवाल पूछता हो आके, तो उनको बच्चों को पहले ही पता हो कि आज फिर वो वही सवाल पूछेगा, तो उन्होंने पहले ही जवाब बता दिया। वही सेम घिसा पिटा सवाल वो रोज आके पूछता है ना। तो बच्चों ने सवाल पूछने से पहले ही ठीक जवाब बता दिया। पास्ट के एक एक्शन से पहले ही जब दूसरा एक्शन हो जाता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, यहाँ पे हैड गिवन आएगा। ठीक है विवेक कुमार, आंसर मिल गया क्यों हो रहा है ये। विवेक कुमार जी कह रहे हैं सवाल पूछने से पहले कैसे आंसर दे सकता है, रोज आके एक ही बात पूछता है, रोज आके एक ही बात पूछता है। इस कॉलेज का सबसे बढ़िया टीचर कौन, बताओ बच्चों कौन। फिर बच्चे कहते हैं गुप्ता जी सर आप, गुप्ता जी सर आप। तो फिर वो कहता वाह 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 वाह, रोज आके यही काम करता है वो। अगले दिन भी आया, वो बोलने वाला था, ऐसे उसने किया ही था, बच्चों ने पहले चिल्लाना शुरू कर दिया गुप्ता जी आप, गुप्ता जी आप। तो भैया ऐसे हो गया। ठीक, इन्हें बनना साइंसदान, हर चीज की इनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसमें बताओ। हाँ, सेल्फ यूपीएससी लेवल कर सकते हो। सिंपल सी एक बात समझो, एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, कोई भी पेपर हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, सीडीएस के एग्जाम हो, ग्रामर तो सब में आती है। इस चैनल पे और क्या पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रामर प्लस वोकैब 2-4 वीडियो यही तो पढ़ा रहा हूँ, और ये हर एग्जाम में आती है, सब एग्जाम में काम आएगी, ऑब्वियस बात है वो। ठीक है, सेल्फ यूपीएससी। हाँ जी। इंडिया डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स सुपरमेसी इन स्पेस व्हेन इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स थर्ड सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट यस्टरडे। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट करी अपनी सुपरमेसी स्पेस में जब उसने अपना तीसरा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया यस्टरडे। अब ये यस्टरडे क्या है, टाइम है, यस्टरडे से पता चल रहा है कि पास्ट का टाइम है। जब पास्ट का टाइम पास्ट का है तो इसका मतलब टेंस भी पास्ट का आएगा। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट्स नहीं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बाजी। अरे अजय कुमार, कहाँ आज भी आप ऑफलाइन की उम्मीद लगाए बैठे हो बच्चे, चुपचाप ऑनलाइन लेके पढ़ लो, मेरे से नहीं तो किसी से भी पढ़ लो, लेकिन अपना समय खराब मत कर। 2 साल तो पहले चले गए, ये कोरोना के चलते 2 साल तो पहले चले गए। तुम क्या सोच रहे हो कि जीवन में कभी ऑफलाइन में कोर्स पूरा कर पाओगे? ऑफलाइन में कम से कम 6-7 महीने की कोचिंग है। अब 2 महीने अनलॉक होगा, फिर दोबारा कोरोना की थर्ड वेव आ जाएगी, फिर दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसी फीस फंसा के बैठे रहोगे कहीं? बच्चे दिमाग से फितूर निकाल दो ऑफलाइन ऑफलाइन के अब, और चुपचाप ऑनलाइन लेके अपनी तैयारी कर लो कि जैसी पेपर हो तो उस टाइम अपना पेपर दे पाए।
कहीं पता चले 2 साल पहले निकल गए, 1 साल और निकल गया और फिर पेपर की एज निकल गई। हाँ जी, अब आपने पढ़ रखा होगा कि फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ, सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आते हैं। अब पहले से अगर कॉन्टिन्यूटी दिखा रखी है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे, तो यहां पे आप लिखोगे आई हैव बीन वेटिंग, यहां पे आप लिखोगे आई हैव बीन वेटिंग। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सिंस फॉर का मतलब होता है तब से, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अब इसमें क्या देना है, कॉन्टिन्यूटी की भी सेंस देनी है और ये टाइम की कंप्लीशन की भी तो सेंस देनी है कि 2 घंटे से, मतलब मुझे इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो परफेक्शन की प्लस कॉन्टिन्यूस की सेंस देनी है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा यहाँ पे। अकेले कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा। कहीं आई एम वेटिंग, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं इसकी हिंदी। बच्चे करेंगे आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, फ्रॉम फॉर टू लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से। उनको सही लगता है। भैया खुद सोच, फॉर लास्ट 2 आवर्स का मतलब है पिछले 2 घंटे से, यानी 2 घंटे से काम कॉन्टिन्यूटी में भी है और इस काम को चलते हुए 2 घंटे खत्म हो चुके हैं। तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस का कॉम्बो लगेगा, अकेले कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा यहां। ये है जी मेरे पढ़ाने का तरीका। जब मैं बताता हूं कि सिंस फॉर के साथ ये आएगा तो ऐसे 10-15 एग्जाम्पल लेके बच्चे को समझाता हूं कि आखिर क्यों सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही क्यों आते हैं, क्या लॉजिक है, क्या क्या रिश्तेदारी हमारी इसके साथ की यही टेंस लगाते हैं। एक एक चीज की जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक फिर वो रट्टे ही चलेंगे। इसमें बताओ जरा। सोनिया केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस एक्सपेक्टेड। सोनिया मीटिंग में आई बहुत देर बाद, जितना कि बॉस ने, जब बॉस ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी देर बाद। जो टाइम बॉस ने एक्सपेक्ट किया था, बॉस ने सोचा था कि मान लो 7 बजे तक आ जाएगी, वो 8 बजे, 8:30 बजे आ रही है। जो टाइम बॉस ने सोचा था उससे बहुत देर बाद आई सोनिया। अब ये सोनिया के आने का काम हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, सोनिया आई है उस टाइम पे जो बॉस ने सोचा था उससे बहुत देर बाद, यानी बॉस ने उससे पहले का कोई टाइम सोचा होगा। मैंने आपको क्या कहा, जब दो पास्ट के एक्शन हो और दोनों का आपस में कंपैरिजन कराना हो, बिफोर लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, प्रीसीडिंग लिखा हो, ऑलरेडी लिखा हो, लेटर लिखा हो, सूनर लिखा हो, ऐसे शब्दों से पता चलता है कि पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन कराना है। अब ये आई पास्ट में है लेकिन बॉस ने तो इससे भी पहले का टाइम सोचा था, तो भैया यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड एक्सपेक्टेड आएगा। आपने जब 10th चैप्टर में पास्ट परफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पास्ट के दो एक्शंस का आपस में कंपैरिजन करवाना, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, जो पहले होता है पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। इसमें बताइए अब जरा। हाँ जी, द इंडियंस हैड फॉट अ लॉन्ग स्ट्रगल बिफोर दे हैड अटेन्ड इंडिपेंडेंस। भारतीयों ने बहुत लंबी स्ट्रगल करी इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे बिफोर लगा हुआ, यानी पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करना, लेकिन आपने क्या करा, इसको भी पास्ट परफेक्ट में लिख दिया और इसको भी पास्ट परफेक्ट में लिख दिया। अगर तुम दोनों ही पास्ट परफेक्ट में लिख दोगे तो कंपैरिजन होगा कैसे? अब इन दोनों में से कौन सी चीज पहले हुई, पहले इंडिपेंडेंस मिली कि पहले स्ट्रगल करी? पहले उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, पहले लड़ाई लड़ी फिर जाके स्ट्रगल, फिर जाके इंडिपेंडेंस मिली, यानी ये कम बाद में हुआ। जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, V2 आएगा यहाँ पे, अटेंड आएगा सिर्फ। नेक्स्ट पे आ जाइए।
चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा, इसमें बताइए। बच्चे कोशिश करो आप किसी टीचर का नाम ना लिखो, सबके देखो अपने अपने एथिक्स हैं, मेरे अपने एथिक्स हैं, उनके अपने एथिक्स हैं, मैं अपने हिसाब से जीता हूं। सिंपल सा फंडा है बच्चे, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मुझे अपना ज़मीर बेच के पढ़ाना पड़ रहा है, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इतनी बच्चे के साथ चीटिंग कर रहा हूं कि ज़मीर ज़मीर बिक रहा है, रात को अच्छे से नींद नहीं आएगी ऐसा करने से, तो उस दिन मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। और बहुत सारे काम हैं जीवन में, कोई रेस्टोरेंट खोल लेंगे, ठीक है, कोई और बथेरे काम है वो कर लेंगे, कोई और छोटी मोटी दुकान खोल लेंगे किराने की। जब मुझे लगेगा कि कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे बच्चे का समय खराब होता है या पैसा खराब होता है, मेरे कंटेंट में वो दम नहीं है, बच्चे को बरगला के अपडेटेड कंटेंट आ गया, अब ये हो गया वो हो गया, सीटी पैटर्न के खास सवाल, समझ रहे हो, वो सब अगर मेरे को करना हो, वो सब अगर मेरे को करना हो, उससे पहले ही मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। चलो जी आ जाओ। एवरीवन हैड ऑलरेडी गॉन बट शी स्टिल वर्कड इन ऑफिस। अब यहां पे एक तो ये हिंट है आपके लिए, स्टिल, ये स्टिल जो होती है ऐसी एडवर्ब होती है बेसिकली जो कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात, सेंटेंस पढ़ के भी आपको पता चल रहा है कि हर कोई जा चुका था, हर कोई जा चुका था, लेकिन वो अभी भी ऑफिस में काम कर रही थी। अब ये सेंटेंस मैंने पता क्यों डाला, ये सेंटेंस मैंने क्यों डाला, ध्यान से समझना, ये सेंटेंस मैंने क्यों डाला, ध्यान से समझना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे ने एक बात रट रखी होती है कि एक पास्ट परफेक्ट में आएगा तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, एक पास्ट परफेक्ट में आएगा तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, हमेशा रट रखा होता है, ऐसा कोई बिल्कुल पत्थर की लकीर ऐसी। अगर कोई दूसरा एक्शन ऐसा है जिसमें टाइम लगेगा, कहने का मतलब वो ड्यूरेशन वाला एक्शन है, वो ड्यूरेशन वाला एक्शन है, तो भैया आपको कॉन्टिन्यूस में भी लिखना पड़ सकता है। हर कोई चला गया था लेकिन वो काम कर रही थी, अब ये वर्क करने का जो एक्शन है, ये वाला जो एक्शन है, ये कॉन्टिन्यूटी में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? कुछ आ रही है बात समझ में? तो यहां पे V2 मत लिखो, शी वॉज स्टिल वर्किंग लिखो, शी वॉज स्टिल वर्किंग। हर कोई चला गया था लेकिन वो अभी भी काम कर रही थी। ये सेंटेंस केवल मैंने आपको ये आंखें खोलने के लिए बताया कि ऐसे रट्टा मत बिठा लेना कि इधर पास्ट परफेक्ट आया तो उधर पास्ट इंडेफिनिट आया है। कई बार मीनिंग के अनुसार उधर पास्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है सेंटेंस में मीनिंग क्या देना चाहते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। स्टिल और येट में बच्चे डिफरेंसेस, मीनिंग तो दोनों का अभी तक जैसा होता है। स्टिल कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, येट परफेक्ट टेंस में आता है, येट जनरली नेगेटिव में नजर आता है, येट की पोजीशन वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद होती है, स्टिल की पोजीशन वर्ब से पहले होती है। इस टाइप के कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं स्टिल और येट में। वो आपने एडवर्ब चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर पढ़ाए गए होंगे आपको। लास्ट नाइट द रेजिडेंट्स हैड असेंबल्ड टू डिस्कस द अकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द सोसाइटी। पिछली रात को सबके सब ये जो रेजिडेंट्स थे इकट्ठे हुए, जो चोरी हुई है सोसाइटी में उसको डिस्कस करने के लिए। अब यहां पे आपने टेंस लगा दिया भैया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कब लगता है? जब पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करना हो। अब मुझे बताइए क्या यहां पे दो पास्ट के एक्शन है जिनका कंपैरिजन करना है कि ये पहले हुआ ये बाद में हुआ? ऐसा कुछ है यहां पे? जब यहां पे दो पास्ट के एक्शन का कोई कंपैरिजन ही नहीं करना तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों लगाओगे? सिंपली पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, तो असेंबल्ड कर दो, सिंपली पास्ट इंडेफिनिट लगाओ ना। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा। अब्दुल्ला, साफी, इस्लामिक भाई अलग अलग एक एक बच्चे के, अगर मैं ऐसे बताऊंगा जैसे एक बच्चा कोई क्वेश्चन पोस्ट करेगा, दूसरा बच्चा कोई क्वेश्चन पोस्ट करेगा, फिर ये जो मैं कराने आया हूं ये तो कभी करा ही नहीं पाऊंगा।
इसीलिए अलग अलग बच्चे जो ऐसे लाइव चैट में डाउट भेजते हैं उनके रिप्लाई नहीं दिए जाते, क्योंकि आप एक को एंटरटेन करोगे तो फिर सब भेजना शुरू कर देंगे। फिर ये जो मैं पढ़ाने आया हूँ, जो चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस कराने आया हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कभी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो चैप्टर की आप बात करें वो भी कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो जो अभी पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करिए। हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर? अब आपको देखा होगा ये फॉर प्लस टाइम ऐसे भी दे देते हैं, और ये यहां पे ये जो शुरुआत में लिखा हुआ बेसिकली ये भी फॉर प्लस ड्यूरेशन ही है। आप सीधा फॉर हाउ लॉन्ग लिख दें या हाउ लॉन्ग आर यू हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर को आप लास्ट में भी छोड़ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ये लिखने का, ये जो स्ट्रक्चर है ये इक्वल टू है फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर को शुरुआत में लिख दो या लास्ट में पटक दो, बात एक ही है। तो जो फॉर हाउ लॉन्ग के साथ करते, फॉर प्लस में टाइम के साथ करते, वही काम यहां पे करना है। अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि फॉर और सिंस के साथ जब टाइम दिया होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, और पहले से कॉन्टिन्यूस दिखा रखा है तो हैव यू बीन लर्निंग आ जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए। सारे बैच देख सकते हो सौरभ ठाकुर, जो बैच खत्म हो गए वो भी देख सकते हो। जो बैच खत्म हो गए सारे बैच अनलॉक हो जाते हैं। रनिंग बैच, जो बैच खत्म हो गए सबका सारा कंटेंट अनलॉक हो जाता है। अब बार बार कमेंट मत करो बच्चे, 5 बार तो ऑलरेडी कर चुके हो, मैंने जवाब भी दे दिया, प्लीज और कमेंट मत करो। इसमें बताओ क्या आएगा। सैफ भाई कह रहे हैं आपका फ्री कंटेंट पेड बैच से 1000 गुना अच्छा है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए। इस दुनिया में हर आदमी ज्यादा जीना चाहता है। इस दुनिया में हर आदमी ज्यादा जीना चाहता है, लेकिन बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, है ना। तो ये काइंड ऑफ फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और वैसे भी यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया जिससे आपको हिंट भी मिल जाए। जब हर कोई लंबा जीना चाहता है लेकिन बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्यों लिख रहे हो? ये भी फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो नोबडी वांट्स लिखोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। हैविंग फेल्ड टू गॉट गुड मार्क्स। हैविंग फेल्ड टू डू समथिंग कहने का मतलब है कि इस काम में फेल हो जाने के बाद अच्छे मार्क्स, ये टू बच्चे ये गलत टाइप हुआ हुआ है, 1 मिनट रुको, ये टू सॉरी ये गलत टाइप गलत हुआ हुआ है, ये टू टाइपिंग एरर है। अच्छे मार्क्स लाने में फेल हो जाने के बाद, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स लाने में फेल हो जाने के बाद उसने दोबारा ट्राई नहीं किया। अब इसके अंदर कोई टेंस टोन्स का चक्कर नहीं है, सीधी सी बात है। जब आप इन्फिनिटिव बनाते हो ना, ही फेल टू डू गुड, ही फेल टू गेट गुड मार्क्स, तो ये होता है बच्चे इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव में हमेशा क्या आती है, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ना V2 आती है, ना V3 आती है, ना ING आती है, ना SES वाली फॉर्म आती है। टू के साथ आती है वर्ब की बेसिक फॉर्म। तो यहाँ पे टू गॉट नहीं टू गेट आएगा। काफी बच्चों को क्या लगता है कि अच्छा ये पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है, यहाँ पे भी पास्ट दे रखा है, तो भैया इसका मतलब क्या कर दूं, इसको भी पास्ट में कर दूं तो गॉट कर देगा। अबे भैया इन्फिनिटिव है ये, इन्फिनिटिव में टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव में V2 वगैरह मत लगा देना। इसमें बताइए जरा। अमन सिंह कह रहे हैं कि पहले वाला जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट कहां है, पहले वाला जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट कहां है।
पहली बात तो बच्चे पहला कोई क्लॉज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है। ये हैविंग प्लस V3 ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये टू गेट इन्फिनिटिव है। गुड रिजल्ट्स इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये जो एडजेक्टिव है, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है शी। ये आपने एडवांस वर्ब में पढ़े होंगे ऐसे सेंटेंस, अगर आपको याद हो। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आते हैं ऐसे सेंटेंस, वॉकिंग इन द पार्क कॉमा ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, वॉकिंग इन द पार्क कॉमा ही सॉ अ स्नेक। पहले ये वॉकिंग इन द पार्क ये एडजेक्टिवल चीज लिखी होती है और ये ही के लिए लिखी होती है। जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए लिखी होती है, ऐसे हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए लिखी होती है। एडवांस वर्ब में पढ़ाई जाता है ये वाला स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ रखा हो। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइएगा जरा। मेरा जो फ्रेंड था वो बुरी तरह से अपसेट हो गया, मेरा जो फ्रेंड था वो बुरी तरह से अपसेट हो गया, मेरा जो फ्रेंड था वो बुरी तरह से अपसेट हो गया जब उसके डॉक्यूमेंट गुम हो गए मेट्रो स्टेशन पे, जब उसके डॉक्यूमेंट गुम हो गए मेट्रो स्टेशन पे। तो यहां पे एक बात बताओ, दो पास्ट के एक्शन है क्या? कोई दो पास्ट के एक्शन है? दूसरा वर्ब है, ये आफ्टर प्रीपोजिशन है, ये लूजिंग तो क्या है? जेरंड है, नाउन है, और ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड है। ये कोई मेन वर्ब तो है नहीं कि यहाँ पे दो क्लोज हो, यहाँ पे कोई मेन वर्ब तो है नहीं कि दो क्लोज हो। और वैसे भी एक बात बताओ, चलो अगर मैं इसको एक्शन मान भी लूं कि अच्छा जेरंड है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर भी रहा, तो आफ्टर के तो बाद वाला एक्शन बाद में होता ना। आप सॉरी, आफ्टर के बाद वाला एक्शन पहले होता है और ये वाला एक्शन बाद में होगा। पहले डॉक्यूमेंट गुम होंगे कि पहले वो ऑफसेट होगा? ऑब्वियसली पहले डॉक्यूमेंट गुम होंगे, तो वो वाला एक्शन पहले होता है। पास्ट परफेक्ट वाला जो एक्शन होता है वो पहले होता है, बाद वाला तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हो। अपसेट वो बाद में हुआ है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में क्यों लिख रहे हो? तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे, यहाँ पे बिकेम लिखोगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। दिव्या जी और पूजा राकेश योगी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इस तारीफ के लिए। इसमें बताइए जरा। अब या तो ये सारा प्रेजेंट में हो, जैसे मुझे सैलरी मिलती है मैं उड़ा देता हूं सारी, या तो ऐसा हो, या फिर दोनों पास्ट में लिखो, जैसे मुझे सैलरी मिली थी मैंने खत्म कर दी थी। या तो दोनों प्रेजेंट में आएंगे या फिर दोनों पास्ट में आएंगे। लेकिन समस्या ये है कि गेटिंग तो अकेला किसी भी टेंस में नहीं आ सकता, गेटिंग के साथ तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ता, पहली बात तो। और वैसे भी ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो कॉन्टिन्यूटी में चला जाए। सैलरी मिलना तो ये तो पॉइंट एक्शन है, तो इसको तो कॉन्टिन्यूस में वैसे भी नहीं लिख पाओगे, तो करेक्शन आपको यही करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये एज सुन एज का मतलब होता है कि दोनों काम साथ में हो रहे हैं। अगर ये पास्ट में लिखा हुआ है तो ये भी पास्ट में लिखना पड़ेगा, एज सुन एज आई गॉट लिखना पड़ेगा अब आपको। देखो आपने ना मेरे पढ़ाने के तरीके में एक बात नोटिस करी होगी कि मैं ना आपके दिमाग में चीजें खुद ही प्लांट करता हूं पहले, ताकि आपके दिमाग में डाउट्स क्रिएट हो और फिर उनके आंसर को खुद ही डेवलप करवाना। एक चीज समझो, मेरा 1 सेकंड में टाइम लगता है, देखो इसको कैसे रटाया जा सकता है 1 सेकंड में। एज सुन एज का मतलब है कि दोनों एक्शन साथ में होंगे, स्पेंट लिखा हुआ है, पास्ट है तो पास्ट का प्रयोग करें, गॉट लिख दें, बात खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ में? लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात नहीं बोलूंगा, आपको 4 बातें और बोलूंगा कि भैया एज सुन एज के केस में दोनों प्रेजेंट में भी हो सकते थे। अब दोनों प्रेजेंट में क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फिर उसके लिए दो जगह एरर करना पड़ेगा। अच्छा, और करेक्शन इधर ही क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि गेटिंग क्या है, V1 प्लस ING है, V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती, तो इसलिए करेक्शन यही करना पड़ेगा। आ रही है कुछ बातें समझ में? ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि मैं ये लगाऊं तो क्यों लगा रहा हूं, दूसरी चीज क्यों नहीं लग रही। इतनी आ रही कहानी समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा।
मोहम्मद तौसिफ। बच्चे मैं क्लास के शुरू में बताता हूँ कोर्स के बारे में और अभी लास्ट में बताऊंगा, बीच में कमेंट मत करो, लास्ट में डिटेल में दोबारा बता दूंगा मैं। एक बार अभी ये टॉपिक पूरा होने दो, 5-7 मिनट की बात है, फिर लास्ट में दोबारा बता दूंगा। सिंस, अब यहां पे ना काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक ना 10th चैप्टर में आपने रूल पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि यदि सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम कर रहा हो, यदि सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम कर रहा हो, तो उसको तो V2 में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और इधर ना प्रेजेंट परफेक्ट, या तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है यानी हैज अ प्लस V3, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। अगर वो एक्शन खत्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, और अगर वो एक्शन चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। आपने ये वाली बातें मुझे लगता है पढ़ रखी होंगी काफी बच्चों ने, ठीक। लेकिन पता है ये बच्चे को पहले बताना चाहिए कि ये वाले टेंस क्यों आते हैं। जो भी मुझसे पढ़े होंगे, अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मिनट में आपको यही बताया कि उधर V2 ही क्यों आता है, इधर यही क्यों आता है, और सारी फसाद की जड़ था उसमें ही सिंस। सिंस का मतलब होता है जब से, सिंस का मतलब होता है जब से, ये परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तब से कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। आ रही हैं कुछ बातें समझ में। अब यहां पे जो रट्टू तोते होते हैं उन्होंने तो चीजें रट रखी हैं, वो तो सिंस को देखेगा सीधा चीजें चेप देगा। वो तो भैया ये वाला सिंस और वो वाला सिंस अलग अलग है। ये वाला सिंस जो है ये कंजंक्शन है, इसका मतलब है क्योंकि, इसका मतलब है क्योंकि यहां पे वो रूल अप्लाई नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं चीजें समझ के किया करो, ना कि रट के। इस सेंटेंस का मतलब है क्योंकि घर जाने की ट्रिप बड़ी महंगी थी, घर जाने में बहुत पैसे लगते, घर जाने की ट्रिप बहुत महंगी थी, घर जाने में बहुत पैसे लगते, इसलिए मैं घर नहीं गया छुट्टियों में। इस सेंटेंस में सेंस का मतलब क्योंकि है, क्योंकि यहां पे वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला वो सब रूल अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। इतनी बात आ रही है समझ में। तो यहां पे वो सब चीजें अप्लाई मत कर देना। ये वाली चीज अप्लाई तब होती है जब सिंस का मतलब होता है जब से, और इसके साथ आप ये प्रीपोजिशन होती है, इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, टाइम को बताने वाले की तरह से काम करता है। ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर अलग अलग है, ध्यान रखना। सिंस के साथ जो आपने रूल पढ़े ना, सिंस के साथ टाइम दिया हो तो इधर में लगाएं प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम कर रहा हो तो इधर लगाएं प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो कब के लिए है? वो तब के लिए जब सिंस का मतलब होता हो जब से, वो तब के लिए जब मतलब होता हो जब से। यहां पे सिंस का मतलब है क्योंकि, तो दोनों चीजों में फंस मत जाना। यहां पे बड़ी सिंपल सी बात थी, डू डज डिड, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो आगे वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यहां पे गो आएगा, गो। नेक्स्ट पे आ जाइए। जब भी मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, डू, डज, डिड, ये सब जब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। तुम बस मुझे इतना बता दो, तुम मुझे इतना बता दो कि ये जो सिंस है यहां पे इसका मतलब क्या है, इस सिंस का मतलब क्या है, इस सिंस का मतलब क्या है। क्योंकि है कि जब से मतलब है, यहां मतलब क्या है, क्योंकि कि जब से। इसका मतलब तुम्हें सेंटेंस की हिंदी नहीं करनी आती, इसका मतलब तुम्हें सेंटेंस का मीनिंग ही निकालना नहीं आता भैया। उसने अभी तक घर नहीं बेचा है, वो अभी तक घर नहीं बेच पाई है, वो अभी तक घर नहीं बेच पाई है क्योंकि जो खरीदार थे वो अपनी जुबान से पीछे हट गए और डील से पुल आउट कर लिया उन्होंने। वो अभी तक घर नहीं बेच पाई है। सबसे पहले तो ये सिंस का मतलब निकालना सीखो, तब आगे रूल फूल लगा पाओगे। सेंटेंस का जिस बच्चे को मीनिंग ही निकालना नहीं आता, ग्रामर तुम्हारे लिए कूड़ा है। पहले सेंटेंस का मीनिंग तो निकालना सीखो, रीडिंग किया करो। क्योंकि मतलब है यहां पे इसका,
वो घर नहीं बेच पाई, वो घर नहीं बेच पाई है, वो घर नहीं बेच पाई। क्यों नहीं बेच पाई अभी तक? क्योंकि जो बायर्स थे, क्योंकि जो खरीदार थे वो अपनी बात से पीछे हट गए। इसका दूसरा मीनिंग, अगर आप सिंस को प्रीपोजिशन मानोगे, हालांकि वह वाला मीनिंग ज्यादा बढ़िया है क्योंकि वाला, लेकिन ऐसे भी करके इसको जस्टिफाई कर सकते हो। उसका घर नहीं बिका है, कब से नहीं बिका है? उसने घर नहीं बेचा है, कब से नहीं बेचा है? जब से वो जो बायर्स थे, वो जो खरीदार थे अपनी जुबान से पीछे हटे, तब से नहीं बेचा है उसने। लेकिन ये वाला मीनिंग उतना बढ़िया नहीं है। सिंस को यहाँ पे आप कंजंक्शन मानना, क्योंकि वाला मीनिंग मानना इसके अंदर। अब ध्यान से यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हैज हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, यहाँ पे सोल्ड आएगा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पे जाइए। इसीलिए कहता हूं ये दिखने सुनने में दोनों जगह सिंस, ये भी सिंस। अच्छा, स्ट्रक्चर भी वही वाला मिल गया आपको, आगे पास्ट इंडेफिनिट है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग तो निकालना आना चाहिए ना यार, कम से कम। कौन सा बढ़िया मीनिंग है अपने आप से सोच लो। उसने घर नहीं बेचा है जब से वो जो लोग थे अपनी जबान से पलट गए, तब से, कि वो घर नहीं बेच पाई। उसने अपना घर नहीं बेचा क्योंकि वो जबान पलट गई। तो क्योंकि वाला मीनिंग बेटर आएगा इसके अंदर। थोड़ी सी ये क्योंकि और ये जब से वाला मीनिंग अगर पहचानना सीखोगे तो पता चल जाएगा कब वो रूल लगाना है कब नहीं। इसमें बताओ जरा। आसान है, ये तो रिपीट ही हो रहा है। डू डज डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, डिड नॉट वर्क आएगा। इस पे आ जाइए जरा। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। जब मैंने दरवाजे पर नॉक सुनी, जब मैंने दरवाजे पर वो खटखटाहट सुनी, मैं दरवाजे पे गया और मैंने खोला, है ना, मैंने दरवाजा खोला। बट मैं उसे पहचान नहीं पाया, बट मैं उसे पहचान नहीं पाया। अब यहां पे आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, ये तो देखो बिल्कुल ही गलत हो गया कि वॉज के बाद V1 कैसे आ सकता है? पैसिव भी होता तो रिकॉग्नाइज्ड आता, और अगर एक्टिव होता रिकॉग्नाइजिंग आता। आपको पता है यहां पे कोई भी मीनिंग यहां पे ऐसा चलेगा नहीं, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर तो गलत है। अब इसकी जगह लिखें क्या? जब मैंने दरवाजे पे वो नॉक सुनी तो मैं गया, मैंने दरवाजा खोला, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। काफी बुक्स में आपको इसमें आंसर डिड नॉट रिकॉग्नाइज भी मिल सकता है, लेकिन कुड नॉट रिकॉग्नाइज बढ़िया रहेगा। पहचान नहीं पाया मतलब मैं कोई ऐसा आदमी होगा जो गेट पे खड़ा होगा और पहचानना ना चाहे, मतलब मैं सोचना ही नहीं चाहता तू है कौन, मुझे मतलब ही नहीं है, ऐसा कौन आदमी होगा भैया? तो ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा बढ़िया होगा कुड नॉट रिकॉग्नाइज लिख लेना। आई कुडंट रिकॉग्नाइज लिख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। कल का टॉपिक जो पूछ रहा है बच्चे, कल भी टेंस के एरर चलेंगे, टेंस के एरर चलेंगे। कल का टॉपिक भी टेंस ही है, टेंस के एरर चलेंगे कल भी। डिड नॉट रिकॉग्नाइज भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन दोनों में से जो बेहतर मीनिंग दे रहा है वो है जी कुड नॉट। ग्रामेटिकली डिड नॉट भले ही ठीक हो, ग्रामर से वो सही है, लेकिन जो बेटर मीनिंग दे रहा है, जिससे सेंस कन्वे हो रही है प्रॉपर, वो है जी कुड नॉट। नेक्स्ट पे आ जाइए। एसएससी वाले कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट करवाइए सीजीएल के लिए। बच्चे प्रैक्टिस सेट 50 पेपर तो सीजीएल के इस चैनल पे डिस्कस कर दिए, 150 पेपर सीजीएल और सीएचएसएल के लिए अनअकैडमी पे डिस्कस कर दिए, और कितने पेपर डिस्कस करें देवता? ठीक है इमरान भाई, ठीक है। इसमें बताओ जरा, इनमें से कौन सा मतलब वर्ड है जो सिनोनिम है? एरोडिट का सिनोनिम। एरोडिट पर्सन कैसा होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत नॉलेज हो, जानकारी हो, लर्नड पर्सन। तो ये आएगा इसका सिनोनिम। जिसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत जानकारी हो, लर्नड पर्सन। स्ट्रॉन्ग आपको पता ही है, फैशनेबल आपको पता ही है, इलिटरेट आपको पता ही, इनका मीनिंग लेना देना ही नहीं है इससे कोई दूर दूर तक का। नेक्स्ट पे आ जाइए।
इनमें से एंटोनिम कौन सा इसका? एंटोनिम, बिजार का एंटोनिम बताइए, बिजार का एंटोनिम। अगर किसी व्यक्ति की कोई बात बिजार है या उसका बिहेवियर बिजार है तो बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है, बड़ा अजीब बिहेवियर है। तो जो स्ट्रेंज है या फिर वियर्ड है, ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, हमें तो उल्टा बताना था। तो यूजुअल, आम बिहेवियर। स्ट्रेंज का उल्टा क्या हो जाएगा? यूजुअल। नेक्स्ट पे आ जाइए। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? जो बच्चों ने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है वोकैब वाले बैच में, आज ईडीएम की क्लास है, उसके अंदर आपका ये ईडीएम आएगा, देखना उसके अंदर आपका ये ईडीएम आएगा। और उसमें इसको कैसे स्टोरी बना के या फोटो के थ्रू याद कराऊंगा। एक ऐसा ना मरा हुआ घोड़ा पड़ा होगा साइड पे, एक ऐसा मरा हुआ घोड़ा पड़ा होगा और इधर जो आदमी होगा वो उसको चाबुक मार रहा होगा, ठीक है। फ्लॉग का मतलब होता है, फ्लॉग का मतलब होता है छड़ी से मारना, फ्लॉग का मतलब होता है छड़ी से मारना। मान लो कोई जंग चल रही थी, ठीक है, कोई जंग चल रही थी, घोड़ों पे लड़ रहे थे लोग, तो इसने सोचा कि मैं जंग से भाग जाता हूं, या मान लो लड़ना भी चाहता और इसका घोड़ा घायल होकर मर गया, इसका घोड़ा ही मर चुका है। अब ये मरे हुए घोड़े को छड़ी मारे जा रहा है कि खड़ा हो, चल खड़ा हो, अपने को भागना है या जंग लड़नी है, चल। तो इसका मतलब ये वेस्ट एफर्ट कर रहा है, कोई ऐसा एफर्ट कर रहा है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। अगर आप मरे हुए घोड़े को छड़ी मार मार के उठाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप वेस्ट काम कर रहे हो। आज जिन्होंने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ईडीएम की क्लास में देखना, ये ईडीएम आएगा विद फोटो, आपको याद कराऊंगा। तो यहां पे आ जाएगा क्या जी? वेस्ट एफर्ट्स। इसमें बताइए जरा, इसमें बताओ जरा। एक बड़ी लंबी और एग्रेसिव स्पीच, एक बड़ी ही लंबी और एग्रेसिव स्पीच, एक बड़ी लंबी और एग्रेसिव स्पीच क्या बोलते हैं उसको? हराम। एक बड़ी लंबी और एग्रेसिव स्पीच को क्या बोलते हैं? हराम। किसी के लिए जो बेसिकली भड़काने वाली जो स्पीच होती है। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन इलोक्वेंट है या उसके अंदर उसकी वाणी में इलोक्वेंस है, तो कहने का मतलब वो अपनी बात को बड़ी क्लियरली समझा पाता है दूसरे आदमी को। प्रोलोग क्या होता है? अगर कोई नाटक या किसी किताब के शुरू में कुछ लिखा होता है या नाटक के थ्रू पहले कुछ बोल के कविता वगैरह को सुनाई जाती है तो प्रोलोग, और नाटक के एंड में अगर कोई चीज सुनाई जाती है, बताई जाती है, तो वो एपिलॉग। डिस्कशन आपको पता ही है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? रीअम्बर्समेंट की स्पेलिंग सही है, रीअम्बर्समेंट की स्पेलिंग सही है, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है। रिक्रूटमेंट में आई आ जाएगा, सर्वेलेंस की भी स्पेलिंग गलत हो गई। अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ मुझे। और जो बैच का पूछ रहा था भाई तौसिफ भाई, सुन लो जरा। अगर आप मुझसे पूरी ग्रामर पढ़ना चाहते हो, हर चैप्टर पढ़ना चाहते हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो बच्चे अभी हाल फिलहाल में कोई बैच नहीं। 18 जुलाई को एक बैच आएगा। वैसे मेरा एक बैच अभी चल भी रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं कह सकता था कि उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, लेकिन कोई मजा नहीं आएगा। ऐसे देखोगे 10-15 मिनट देखा, चलो चाय पी लेते हैं, चलो अब फोन आ गया अटेंड कर लेते हैं। जब रोज रोज आओगे, बिल्कुल पहले सेंटेंस से बिल्कुल ऐसे जुड़ के पढ़ोगे, लाइव पढ़ोगे, तभी पूरा कोर्स ढंग से पूरी एनर्जी के साथ कर पाओगे। तो जो 18 जुलाई को बैच चालू होगा ग्रामर का, ग्रामर प्लस आरसी वगैरह, इसके अंदर ये सारा होता है, पैसे PQR क्लोज टेस्ट ये सब। अब सर 18 जुलाई तक कौन वेट करेगा? 18 जुलाई तक क्या करूं फिर? तो भैया उसके लिए तब तक आप वोकैब का बैच लगा लो। 19 मई से एक वोकैब का बैच चालू हुआ था, 19 मई से। जैसे ही आप अनअकैडमी पे AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लोगे तो सारे बैच अनलॉक हो जाते हैं, जो खत्म हो गए चल रहे हैं सबके सब। ये भले ही 19 मई से शुरू हुआ था, लेकिन इसकी सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। 19 मई से 19 जून तक तो ये वोकैब का बैच चलेगा, और 23 जून को अगला वोकैब का बैच आ जाएगा, और ये फिर 2 महीने चलेगा आगे, यानी 23 अगस्त तक लगभग।
तो ये वोकैब का बैच भी साथ साथ चलता रहेगा। जब तक आप ग्रामर वाले बैच का वेट करोगे तब तक यहां से अपनी वोकैब सुधार लो, ये कर सकते हो आप। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। और जो मुझसे पढ़े हैं एटलीस्ट अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। इस वोकैब वाले बैच का जो 19 मई वाला है, नए वाला भी मेरे प्रोफाइल पे दिखने लग गया होगा, मैं 19 मई वाले का जो लिंक है वो कमेंट में पिन कर देता हूं। AVS 10 कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। आज रात को वही सीपीओ वाली क्लास आज भी है, सीपीओ का पेपर डिस्कशन करेंगे रात को 10 बजे। उसका मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था, एक बार 9:30 बजे दोबारा भी कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।